मित्रों नमस्कार। आज मैं एविडेंस एक्ट 1872 के इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि अब एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ चुका है। लगभग फैक्ट जो भी पहले एविडेंस एक्ट में थे सब कुछ वही हैं, कुछ सेक्शन में चेंजिंग आई है। लेकिन आज हम एविडेंस एक्ट, चूँकि एविडेंस एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट, चूँकि पुराने मुकदमे में अभी भी एविडेंस एक्ट पुराना ही लगेगा। नया एक्ट बीएस से 1 जुलाई 2024 के बाद से आने वाले मुकदमों पर प्रभावी होगा। किसी भी एक्ट का रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं होता है, प्रॉस्पेक्टिव इम्पैक्ट होता है। एविडेंस एक्ट 1872 कुल चैप्टर 11 एविडेंस एक्ट, इसमें स्पेलिंग कुल मिला के 11 एविडेंस और एक्ट 8 3 11, यानी कुल जो है एविडेंस और एक्ट 11 स्पेलिंग है। उसी के हिसाब से 11 चैप्टर और 167 धारा, जिसमें कि चालान पुलिस वाले करते हैं, रिमांड होती है 167 सीआरपीसी में। उसी को अगर ध्यान में रखा जाए तो कुल टोटल सेक्शन है एविडेंस एक्ट में 167 और चैप्टर है 11। केवल बीएसए 2023 में चैप्टर 12 एक आठ बढ़ा दिया गया है, उसमें सेक्शन जो है 170 कर दिया है। हाला एविडेंस एक्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। एविडेंस एक्ट 11 चैप्टर हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं चैप्टर वाइज, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 है प्रूव, डिसप्रूव, फैक्ट है, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। इन सब बारे में सेक्शन 4 1 2 3 4 यानी चैप्टर 1 में इन सब का विवरण मिलता है। मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, प्रूफ, डिसप्रूव, इन सब बातों का है। फैक्ट एंड इशू चैप्टर 2 में 5 से 55 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताया गया है। विवादक तथ्य फैक्ट एंड इशू चैप्टर 5 कैसे दिया गया है। चैप्टर 5 में विवादक तथ्य यानी फैक्ट एंड इशू पर ही आप एविडेंस देंगे। फैक्ट एंड इशू का मतलब जो आपका चार्ज बनता है, जो घटना होती है, वही फैक्ट एंड इशू है। उधर सिविल में चले जाएंगे तो इशू बनता है ऑर्डर 14 में, वही विवादक तथ्य होगा, उसी पे गवाही आनी है, उसी पे क्रॉस होगा, उसी पे जजमेंट होना है। सेक्शन 5 यही बताया गया है कि फैक्ट एंड इशू पर ही आप एविडेंस देंगे। इम्पोर्टेंट सेक्शन 6, अगर एक ही समव्यवहार घटनाक्रम में रजिस्ट्री कहा गया है, उससे एक ही समव्यवहार वाले घटनाक्रम में अगर कुछ फैक्ट मिल रहे हैं तो वो भी रेलिवेंट होंगे। अमूमन क्रॉस के दौरान यह बात उठती है कि आप वकील साहब कैसे क्रॉस कर रहे हैं, या रेलिवेंसी नहीं है, रेलिवेंट फैक्ट नहीं है, रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। उसी के बारे में सेक्शन 6 7 8 आपको अध्ययन करके क्रॉस करना चाहिए कि विवादक तथ्य का, जैसे कोई घटनाक्रम हो रही है, चोरी हो रही है, कौन देखा, कहाँ से गया, कौन आया, उससे रिलेटेड सारे तथ्य होंगे। वो 6 7 8 को कवर, सेक्शन 6 7 8 को कवर करेंगे। क्या रिजल्ट निकल रहा है घटनाक्रम का, उसका क्या रिलेशन है। निश्चित रूप से अगर घटनाक्रम से जुड़ा हुआ फैक्ट है तो सब रेलिवेंट माने जाएंगे, सब पर क्वेश्चन होगा। सेक्शन 6 7 8 का हवाला दे करके क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकेगा, कोई कोर्ट नहीं रोक सकती है इस पर।
किसी की माँ है, किसी की बहन है, घटनाक्रम में जुड़ी है, तो आप कहते हैं इनका क्या मतलब है, इनसे क्या मतलब रेलेवेंसी है, क्यों नहीं रेलेवेंसी है, वो बताएंगी। अगर उनके रिलेटिव हैं, घटना को देखे हैं, नहीं देखे हैं, बताएंगे। फैक्ट से जुड़े हुए सारे फैक्ट जो हैं उन पर आप क्वेश्चन क्रॉस कर सकते हैं। ये 6, 7, 8 रजिस्ट्री वगैरह का है, रेलिवेंसी है, तो इस पर जो है उसके आधार पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। रेलिवेंसी की बात आ गई। फिर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है 17 एडमिशन के बारे में। ये बात है, एडमिशन जब मुल्जिम जो है ये एडमिशन और उधर का ये एडमिशन एफआईआर दर्ज होने के पहले संस्वीकृति है, पुलिस के सामने दिया गया एडमिशन एफआईआर के बाद होता है। ये एफआईआर के पहले 17 का एडमिशन है। यानी क्रिमिनल लॉ इन मोशन तभी आता है जब एफआईआर दर्ज हो जाता है। एफआईआर दर्ज हो गया तो सेक्शन 24-25 पुलिस अधिकारी पुलिस कस्टडी में अगर कोई मुल्जिम कन्फेशन करता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के पहले वो कन्फेशन है, ये एडमिशन है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है लोगों को और इसमें चूक हो जाती है। मुल्जिम घटना किया, बता दिया, किसी के सामने एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, वो एडमिशन है, यह इस आधार पर मुल्जिम को नुकसान हो सकता है, सज़ा हो सकती है। लेकिन उधर 24-25 पुलिस एविडेंस एक्ट का जो है दिया गया है, उसमें अगर आप एडमिशन करता है पुलिस अधिकारी के सामने तो उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं होती है, उस पर सज़ा नहीं होती। 17, 24, 25 और 27 रिकवरी के बारे में है। मुल्जिम बता दिया, किसी वीपन्स के बारे में बता दिया, 27 में रिकवरी हो गई। अभी बहुत से जजमेंट ऐसे आए हैं कि इसमें कहा गया है कि मुल्जिम के मकान से रिकवरी हुई, तो ये तो पुलिस को पता था, ये कोई नया फैक्ट नहीं है। केवल मुल्जिम ने जो वीपन्स बरामद कराया उतना ही फैक्ट रेलेवेंट होगा, उसका कन्फेशन नहीं माना जाएगा कि हमने क्राइम किया है। उस जैसे चाकू या असलहे से वो बरामद कराता है और कहता है कि मैंने इससे हत्या की, चोट पहुंचाया, ये सब मान नहीं हो, केवल उसने बरामद करा दिया, बस उतना ही फैक्ट माना जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट वगैरह का कभी हम फैसला बताएंगे, अल्लाह रखा वगैरह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया हुआ है, तो उस पर जो है एक सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया कि जितना रिकवरी कराया उतना फैक्ट माना जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर मुल्जिम के घर से, आवास से कोई रिकवरी पुलिस वाले ज़बरदस्ती करते हैं तो वह रिकवरी पुलिस द्वारा मुल्जिम द्वारा बताई गई रिकवरी को नहीं माना जाएगा, क्योंकि चाहे घटनास्थल तो पुलिस के कस्टडी में था, जानकारी में था, क्यों नहीं ये माना जाए कि पुलिस को जानकारी थी और ये कोई नया रिकवरी इन्वेंशन खोज मुल्जिम की नहीं मानी जाएगी। इस तरीके 17 है, 24-25 है एविडेंस एक्ट का, 27 है रिकवरी हो गई। फिर चैप्टर 3 में एविडेंस एक्ट में जुडिशियल नोटिस की बात आती है। नीड नॉट टू बी प्रूफ का चैप्टर है 56, 57, 58। 56, 57, 58 में अगर जुडिशली नोटिसेबल की बात है, अगर कोर्ट जो है किसी फैक्ट को मान लेती है, किसी तथ्य को मान लेती है, तो उसको जो है प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। 56 में कहा गया है जैसे
किसी सरकारी क्रियाकलाप है, कार्यकलाप है, वो कोर्ट अगर प्रिज्यूम कर लेती है कि नहीं ये ठीक है, सरकारी दस्तावेज संबंधी कोई कार्य कर रहा है, उसको मान लिया गया, अप्रूव्ड, तो उसको आपको फिर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। 57 इम्पॉर्टेंट है। एक जुडिशियल नोटिस की बात आती है, आप कभी भी क्रॉस करने की तैयारी में हों या किसी भी प्रोसीडिंग में डिफेंस की तरफ से कोई सरकारी दस्तावेज, नकल, एक्ट, लॉ अगर आपको फाइल पे लगाना हो तो सेक्शन 57 जुडिशियल नोटिस लेने के लिए कोर्ट को लीव एप्लीकेशन के साथ आप फाइल कर सकते हैं। जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी और आपके डॉक्यूमेंट को एडमिट करना होगा। जुडिशियल नोटिस में कोई भी भौगोलिक दस्तावेज है, दूसरे देश का भी एक्ट, लॉ है, कहीं कुछ है, विशेष चीज़ें हैं, किसी कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग की नकल है, तो आप उस पर फाइल कर सकते हैं, जुडिशियल नोटिस कोर्ट के सामने डलवा सकते हैं। इस तरीके 57 एक इम्पोर्टेंट है जिसके माध्यम से डिफेंस की तरफ से पेपर सबमिट किया सकता है। 58 है फैक्ट एडमिटेड, अगर कोई अपोजिट पार्टी कर ली है तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 4 में 59-60 है, जहाँ डायरेक्ट एविडेंस होगा, मौखिक परीक्षा होगी। 59-60 दिया गया है। चैप्टर 59 और 60 मौखिक साक्ष्य होगा, तथ्य से संबंधित, वो भी डायरेक्ट होगा। तो 62-63 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मूल दस्तावेज दाखिल होगा, सेकेंडरी होगा। 64 है प्राथमिक, प्राइमरी से ही साबित होगा, प्रूव किया जाएगा किसी फैक्ट को। 65 है किस कब सेकेंडरी से प्रूव होगा। 65 कब सेकेंडरी से प्रूव होगा, किस दशा में होगा, उसमें बताया गया है कब उसकी नकल नहीं मिल सकती है, कब वो दस्तावेज आपकी कस्टडी में नहीं है तो आप सेकेंडरी से प्रूव करेंगे, मिलने की संभावना नहीं है उस मूल दस्तावेज की, तो आप सेकेंडरी से प्रूव करेंगे, वो 65 में है। 62-63 यानी प्राइमरी सेकेंडरी, और 65 जो है कब सेकेंडरी से प्रूव होगा। 64 आपको बताया गया है प्राइमरी से ही प्रूव करना है। 65 भी एक इम्पोर्टेंट ऐड किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में है। सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आप देते हैं, रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, वीडियो है, पेन ड्राइव है, सीडी है, कुछ भी लोड करके आप कलेक्ट करके देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। किसका मोबाइल था, किसका कंप्यूटर था, कहाँ से लोड हुआ, कौन बनाया, कौन ओनर है, डिटेल आपको एक सर्टिफिकेट विथ डॉक्यूमेंट उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का के साथ, मोबाइल का रसीद वगैरह सब फाइल करेंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉनिक जो आपने दिया है एविडेंस रिकॉर्ड करके, तभी वो मान्य होगा, एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आगे 74-75 आता है, लोक दस्तावेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। लोक दस्तावेज, हालांकि चार्जशीट के बारे में भी बीच में कोई एक जजमेंट आया उसमें कि चार्जशीट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्ट्री है, बैनामा है, कोई भी ऐसा पेपर है जो कि लोग ये जो है सरकारी दस्तावेज मतलब जो सरकार के कार्यालय द्वारा जारी हों। प्राइवेट दस्तावेज में जो बनाए गए प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं जिन पर कि सरकारी विभाग का हस्तक्षेप ना हो, वो प्राइवेट है। लोक दस्तावेज सरकार, कोर्ट की फाइल, कोर्ट की नकल, सब लोक दस्तावेज में आएगा। बाकी है प्राइवेट है, बैनामा है, एग्रीमेंट है, कुछ भी है बाहर का प्राइवेट है, ये सब प्राइवेट दस्तावेज। इसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ का एक आता है, 101, बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ। जिसने जो आरोप लगाया, जो फैक्ट बताया, उसी को प्रूव करना है कि ये बात घटना ऐसी हुई है।
जब रिवर्स हो जाता है, नहीं प्रूव हो पाता है, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ फिर खिलाफ पार्टी पर चला जाता है। 101, 102 की बात है। ये है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया। एक फिर इसके बाद आता है गुमशुदा व्यक्ति के बारे में, जो 30 साल से गायब है, नहीं मिल रहा है। 107 है, सेक्शन 107 में बताया गया है कि 30 साल से गायब होने वाले व्यक्ति को माना जाएगा मृत। एक सेक्शन 108 है, 7 साल से जो गायब हैं उनके बारे में बताया गया। यानी जो सिविल सूट होता है, सिविल डेथ डिक्लेरेशन का सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में ही फाइल किया जाता है कि साहब 7 साल से गायब हैं फला लोग, फला व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, उनको डेथ डिक्लेयर किया जाए, सिविल डेथ डिक्लेयर किया जाए। 108 एविडेंस एक्ट में सूट फाइल किया जाता है। फिर आता है एक डीएनए लेजिटिमेसी, धर्मज अधर्मज 112 एविडेंस एक्ट का। पति पत्नी है, डिजर्शन हो गया, डिजर्शन के बाद भी 280 दिन के बीच में भी बच्चा होता है, प्रेगनेंसी है, तो माना जाएगा, प्रिजम्पशन पर है कि माना जाएगा वही पति पत्नी उसके पिता हैं, नेचुरल फादर हैं, बायोलॉजिकल फादर वही माने जाएंगे। 280 दिन के भीतर यदि बच्चा होता है, प्रेगनेंसी, डिजर्शन, 112 एविडेंस एक्ट इम्पोर्टेंट है। 113 वगैरह राज्य शासनादेश वगैरह के बारे में है। प्रिजम्पशन का ये चैप्टर है 112, 113। जैसे वो पति पत्नी के बारे में कहा गया है कि शादी हुई, अलग हो गए, उसके बाद भी 280 दिन के भीतर में भी अगर बच्चा है होता है, ये माना जाएगा कि उन्हीं लोगों का बच्चा है। 112 प्रिजम्पशन है। 113 है राज्य की शासनादेश वगैरह है, कुछ सूचना है, तो वो माना जाएगा कि वो सब सही है। 113 ए है प्रिजम्पशन पर, जो कि 306 आईपीसी को बताता है, आत्महत्या दुष्प्रेरण के बारे में। 113 बी है जो कि 304 बी आईपीसी का बताता है, दहेज हत्या का प्रिजम्पशन माना जाएगा। इसीलिए कोर्ट जो है इसी प्रिजम्पशन के आधार पर सज़ा करने का प्रयास करती है। ये माना जाएगा कि आपके घर में विवाहिता मरी तो आपने हत्या किया। 113 ये है शादी हुई है, आपके साथ है, मर गई आपके घर में, 113 माना जाएगा आपने दुष्प्रेरित किया, आपकी वजह से मर गई। 113 ए, 113 बी। 114 है, कुछ फैक्ट हैं, सरकारी कार्य क्रियाकलाप हैं, नदी बह रही है, सरकारी कार्य हैं, दस्तावेज हैं, उनको सरकारी दस्तावेज वगैरह को मान लिया जाएगा कि सब ये सत्य है, सरकार की चीज़ें हैं। और भी सरकारी से जुड़े हुए फैक्ट हैं, उनको माना जाता है कि इसको सब ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दुविधा नहीं रहती है। 114 और 114 ए, 114 ए इम्पॉर्टेंट है, जो कि 376 रेप के बारे में बताया गया है। जब तक ये मुलजिम पर चला जाता है, आपको सिद्ध करिए, मुलजिम सिद्ध करे कि हम निर्दोष हैं, यही 114 ए भारी पड़ता है आदमी। उधर 113 ए 306 प्रिजम्पशन माना जाता है, 113 बी 304 बी के लिए प्रिजम्पशन माना जाता है। विवाहिता आपके ससुराल में मरी है, आप साबित करिए कैसे मरी, क्यों मरी। 306 दुष्प्रेरित आपने किया है, ये मान के कोर्ट चलती है, सज़ा करने के लिए उत्सुक रहती है, तो उनके इंग्रेडिएंट को ही तोड़ना पड़ेगा, इस प्रिजम्पशन को तोड़ना पड़ेगा। 376 114 ए एविडेंस एक्ट का जो है 376 इसी प्रिजम्पशन के आधार पर कोर्ट सज़ा करने के लिए अग्रेसिव होती है, तो उनके इंग्रेडिएंट को तोड़ना पड़ेगा, तभी जा कर के एक्विटल की संभावना बनती है। फिर आता है 115 है, स्टॉपेल है। 118
स्टॉपेल है जो कि पहले कभी आपने कोई बयान दे दिया, नोट बता दिया, फिर दोबारा कुछ अलग से नहीं कर सकते हैं। पुराने पूर्व के बयान दिए, एक बार कहे कोर्ट में कुछ, दूसरा कहेगी, मना किया जाता है। स्टॉपेल यही 115 है, 118 है, 119 है। कौन साक्ष्य दे पाएगा, कौन गवाही दे पाएगा, उसके बारे में है। गूंगा है, बहिरा है, 119 के बारे में बताया गया है। सक्षम साक्षी 118, 119 गूंगा बहिरा साक्षी कौन दे पाएगा। 121 न्यायाधीश को सुरक्षा दी गई है कि वो कोर्ट में आकर के गवाही नहीं देंगे जब तक कि सुपीरियर कोर्ट उनको तलब ना करे। जैसे कि 164 का बयान लेने वाले मजिस्ट्रेट को बुलाना हो तो सेशन कोर्ट बुला सकती है, बुलाती नहीं है। बुलाने का के लिए नियम कायदा 121 एविडेंस एक्ट में बना हुआ है, प्रयास करना चाहिए। 121 में न्यायाधीश को जानकारी में होने वाले फैक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए ये उनको सुरक्षा मिली है। जैसे कि वकील को प्रोटेक्शन मिलता है, अभी आगे बताएंगे। 122 एविडेंस एक्ट का जैसे है कि विवाहिता अपने विवाहेतर संबंध के दौरान कोई भी फैक्ट डिस्क्लोज करने के लिए कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता है। हाँ, ये अलग है, तलाक हो जाए तो अलग, रहने के दौरान पति पत्नी विवाद हो जाए तो वो डिस्क्लोज कर सकती है। 123 है, सरकार के कार्यकलाप का डिस्क्लोज नहीं होगा। सरकार कोई जियो रखी है, कोई गुप्त जानकारी है तो उसकी जानकारी डिस्क्लोज नहीं होगी। उसी तरह 124 भी बनाया गया है, शासकीय संसूचना वगैरह को सरकार कभी कभी डिस्क्लोज नहीं करती है, वो सरकार को प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे 121 मजिस्ट्रेट को है, जज को है, प्रोटेक्शन दिया गया। 122 सेक्शन में विवाहिता को प्रोटेक्शन दिया गया कि डिस्क्लोज नहीं होगा। उसी तरीके से 123, 124 में सरकार राज्य के कार्यकलाप को प्रोटेक्शन दिया गया है। अब मेन इम्पोर्टेंट आता है 125 एविडेंस एक्ट, इसमें मुखबिर वाला मैटर आता है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली तो उसको आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। पुलिस को राइट मिला हुआ है 125 में, मुखबिर वाली बात को आप नहीं पूछ सकते हैं, पुलिस को ये प्रोटेक्शन है। इसीलिए मुखबिर पर कोई क्वेश्चन नहीं किया सकता है। 125 कहाँ से मुखबिर आया, कौन खबर दी, कहीं कुछ नहीं, आप अपना आगे का काम करते रहिए। मुखबिर वाले पे आप उनको प्रोटेक्शन है, ये नहीं कर सकते हैं कि मुखबिर कौन है, कहाँ से आया, ये सब कोई बात। इसी तरीके से 125 जैसे मुखबिर पुलिस को प्रोटेक्शन मिला है, उसी तरीके से 126 में वकील को प्रोटेक्शन मिला है, अपने क्लाइंट से मिली हुई सूचना को डिस्क्लोज न करने का अधिकार है। 127 है दुभाषिया, उसी तरीके से है, कोई गूंगा बहरा है, उसका जो है ट्रांसलेटर है, उसको प्रोटेक्शन मिला है। 129 और 126, 129 भी प्लीडर विधि सलाहकार को प्रोटेक्शन दिया गया है कि कोई भी कानूनी सलाह अगर वो देता है तो डिस्क्लोज नहीं करेगा, कोई बताने के लिए उसको मजबूर नहीं कर सकता है। कहने का मतलब 126, 129 वकील के लिए बना हुआ है, विधि सलाहकार प्लीडर के लिए क्लाइंट को दी गई सलाह को डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर नहीं कोई कर सकता है। एक बार फिर से देख लिया जाए, न्यायाधीश को 121 में प्रोटेक्शन मिला कि उनको जानकारी में जो फैक्ट है उसको डिस्क्लोज नहीं होगा, उनको गवाही के लिए नहीं बुला सकते। हाँ, सुपीरियर कोर्ट बुला सकती है, उनके ऑर्डर पर आकर के वो उनसे जीरा हो सकती है, सब कुछ है। उधर विवाहिता को 122 में प्रोटेक्शन मिला है कि वैवाहिक संबंध के बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं होगा। 123, 124 में है राज्य की सूचना संसूचना, शासकीय संसूचना को प्रोटेक्शन दिया गया है। 125 पुलिस को दिया गया है मुखबिर के बारे में। 126 वकील को प्रोटेक्शन दिया गया है अपने क्लाइंट से बताई गई जानकारी को बचाने छिपाने के लिए। 129 भी इम्पोर्टेंट है विधि सलाहकार के प्रोटेक्शन के बारे में। अब आगे बढ़ने पर 133 एक चैप्टर आता है, को एक्यूज है, स्वाभियुक्त अपराधी के बारे में बताया गया है। 134 साक्षियों की संख्या के बारे में है। पहले सुप्रीम कोर्ट वगैरह का आया था कि कम से कम 2 विटनेस जरूरी हैं किसी केस में, बाद में ये आया कि सोल टेस्टिमनी पर भी कन्विक्शन संभव है, मुकदमा लीड हो सकता है, ऐसा आ चुका है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो कितने
विटनेस होंगे उसके बारे में क्लियर है। साक्षियों की संख्या 134 है। 137 है, क्रम बताया गया है। 137, 138 मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा 137 में है। चीफ है, क्रॉस है, री है। 138 है, उसका क्रम बताया गया है कि पहले चीफ होगा, क्रॉस होगा, री एग्जाम होगा। इसमें कोई बहुत खास नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन की बात आती है। 141 में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें कि आंसर कुछ छिपा हो। क्रॉस एग्जामिनेशन में का ये पार्ट है। 141 में लीडिंग क्वेश्चन है। 142 में कब लीडिंग नहीं पूछ सकते हैं, चीफ में नहीं पूछ सकते हैं, री में नहीं पूछ सकते हैं। 143 में है, क्रॉस में लीडिंग पूछा जाएगा। 145 आता है कंट्राडिक्शन कन्फ्रंटेशन के लिए है, जैसे कि 162 में सीआरपीसी में दिया गया है प्रीवियस स्टेटमेंट कन्फ्रंट करना, कंट्राडिक्शन करना। उसी तरीके से 145 एविडेंस एक्ट में कंट्राडिक्शन कन्फ्रंटेशन की बात है। पूर्व में दिए गए बयान को कन्फ्रंट कराया जाता है। तो 145 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 155 है, क्रेडिबिलिटी इम्पीचमेंट है, गवाह के क्रेडिबल है नहीं है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसके बारे में ये कहा गया है। 155 में इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है, गवाह को इम्पीच किया जाएगा। 159 है, स्मृति ताज़ा करने की बात आती है। आईओ वगैरह आते हैं, फाइल पढ़ते हैं, वो उनके लिए सामने रख दी जाती है मेमोराइज करने के लिए। 159 बनाया गया है। 165 में है, एम्बिग्विटी वगैरह दूर करने के लिए। 165 में जज कभी क्रॉस के दौरान खुद क्वेश्चन करते हैं। ये है 165 एविडेंस एक्ट। 167 एक बनाया गया, गवाही हो गई एक दूसरे केस के लिए, बाद में पता चला ये मुकदमा दूसरे केस का है, तो क्या नया ट्रायल चलेगा? इस पर यह मना किया गया है कि नहीं, नया ट्रायल नहीं चलेगा, मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। मुकदमा जैसे चल गया, गवाही हो गई, बाद में पता चला कि दूसरे मुकदमा के बारे में गवाही हो गई, तो क्या नया मुकदमा चलेगा? नहीं चलेगा। ये 167 बताता है। इतना ये इम्पोर्टेंट चैप्टर और सेक्शन के बारे में हमने बताने की कोशिश किया, जिसमें अपने हिसाब से हमको ये लगा कि रेलिवेंसी क्रॉस के दौरान जो उलझन आती है, आप रेलिवेंट फैक्ट, विवादक तथ्य 5, 6, 7, 8 रेस जस्टी वाले पार्ट को तैयार करके रहना चाहिए कि हम साहब 3 सेक्शन पर 6, 7, 8 के आधार पर वे सारे क्वेश्चन हम क्रॉस में पूछेंगे जो उस घटनाक्रम के इर्द गिर्द घूमते हों और लोगों से संबंधित हों, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ये 6, 7, 8 के बाद एडमिसिबिलिटी पर आता है, जो एडमिशन कर लिया है एफआईआर के पहले की बात है। 56, 57, 58 में से 57 आपको पेपर डालने के लिए कोई नकल वगैरह कोई संबंधित मुकदमे से है तो कुछ आप डाल सकते हैं, वो एडमिशन होगा, जुडिशियल नोटिस ली जाएगी। 57 एक इम्पोर्टेंट समझ में आया। और रही बात 62, 63, ये प्राइमरी सेकेंडरी है, मौखिक है, ये सब तो जनरल में आ गया। 65 भी एक इम्पोर्टेंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में, इस पर सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में है। प्रिजम्पशन एक इम्पोर्टेंट है। उधर आपका जो है 107, 108 30 साल से गायब आदमी के बारे में, 7 साल से जो गायब है उनके बारे में, जो सिविल डेथ डिक्लेयर कराने के लिए आता है मुकदमा 108 वाला, वो एक इम्पोर्टेंट है। लेजिटिमेसी का बात है, धर्मज पुत्र की बात है, डीएनए होता है 280 दिन, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन था। प्रिजम्पशन खतरनाक चीज़ है। 113A 306 IPC, 113B 304 भी है IPC, 114 ये तो सरकारी चीज़ें के बारे में है। 114A 376 ये माना जाएगा आपने रेप किया, मुल्जिम को साबित करना है कि साहब हमने नहीं किया। ये प्रिजम्पशन खतरनाक है कन्विक्शन होने में। इस प्रिजम्पशन को तोड़ने के लिए इंग्रेडिएंट को तोड़ना ज़रूरी है, बिना उसको तोड़े आप बच नहीं सकते। बाकी जो प्रोटेक्शन दिया गया है, प्रोटेक्शन के बारे में मजिस्ट्रेट को दिया गया है 121 में। विवाहिता को जैसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं,
121 में मजिस्ट्रेट को दिया गया, उनको जानकारी में है, उनको डिस्क्लोज करने को कोई बात नहीं करेगा। हाँ, 164 में जो मजिस्ट्रेट बयान लेता है उसको बुलाया जा सकता है, नियम है। सेशन कोर्ट बुलाएगी तो उनकी भी जीरा होगी, उनकी भी गवाही हो सकती है, बुलावें ना बुलावें उनका व्यू है। अभी तक अपने एक्सपेरिमेंट में आया, एक्सपीरियंस में आया कि डिनाइल कर देते हैं सेशन कोर्ट। हमने प्रयास किया था। विवाहिता के बारे में हो गया 122। फिर इम्पोर्टेंट आता है 123, 124 राज्य की संसूचना है, शासकीय संसूचना वगैरह है, उसको प्रोटेक्शन मिला है, सरकार डिस्क्लोज नहीं करेगी। 125 है पुलिस की मुखबिर के बारे में है। 126 है वकील का जो है जानकारी है क्लाइंट के बारे में, उसको डिस्क्लोज नहीं होगा। फिर 129 आ जाइए वकील के बारे में, फिर विधि सलाहकार के बारे में, उसको जानकारी जो देता है वो डिस्क्लोज नहीं होगा। ये प्रोटेक्शन मिला है, यही एविडेंस एक्ट में है कि वकील पर कोई नहीं तो वकील के खिलाफ मुकदमा लोग कर दें, यही प्रोटेक्शन बचाता है। ये है इम्पोर्टेंट। और लीडिंग क्वेश्चन के बारे में है, कब पूछा जाएगा कब नहीं पूछा जाएगा, ये सब तो जनरल में आ गया। लीडिंग क्वेश्चन है 141 है। 142 कब नहीं पूछा जाएगा, लीडिंग क्वेश्चन जो है चीफ में नहीं पूछा जाएगा, री में नहीं पूछा जाएगा। कब पूछा जाएगा, 143 में क्रॉस में पूछा जाएगा, आप लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। 159 है, 155 है, 159 है स्मृति ताज़ा है, 165 है जज द्वारा पूछे गए प्रश्न। और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने रिवीजन करने का प्रयास किया एविडेंस एक्ट में। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को मेरे बताने से कुछ जानकारी मिली होगी। पुनः फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा आगे करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।